हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे थे, जिसका पेपर 11 मई को है। इस 2024 के पेपर में 11 मई को पेपर है। और श्रेष्ठा का हम पेपर हल कर रहे थे 2023 वाला, यानी 22-23 वाला जो पेपर था वो हम पेपर हल कर रहे थे, जिसमें हम 75 क्वेश्चन तक, यानी ये जो लास्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 75 क्वेश्चन हम 75वां नंबर का क्वेश्चन हम क्या कर चुके थे, हल कर चुके थे। तो बच्चों, ये 2023 का ये पेपर है और अब हम जीके के क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। 2023 का श्रेष्ठा योजना का पेपर है और यहां तक हम साइंस का पेपर जो 20 क्वेश्चन थे वो हल कर चुके हैं और एसएसटी के जो 25 क्वेश्चन थे वो हल कर चुके हैं, यानी 75 तक कर चुके हैं। 76 जो क्वेश्चन है वो जीके का है। जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे? 25। और मैथ के यहाँ पर आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। तो 400 मार्क्स के करने हैं, वो भी कितने आवर में? 3 आवर्स में, यानी 3 घंटे में आपको क्या है, ये 400 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सॉरी, 100 क्वेश्चंस करने 400 मार्क्स के। तो हम 76 नंबर का करेंगे, 76 नंबर का। इसमें देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क है। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, अगर आपने इससे पहले के जो पेपर मैंने हल कराए हैं वो नहीं देखिए तो आप वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में अलग से 2023 के पेपर, क्वेश्चन पेपर श्रेष्ठा योजना का हल, उसमें पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको आप जाके क्लिक करिए। वहां पे पूरा पेपर दे रखा है, लाइन वाइज लाइन। तो आप उसको देखिए वहां पे। और क्योंकि मैं आपको, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और सिर्फ आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको वहां पे चारों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, चारों ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या महत्व है उसके भी, और साइंस के भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बता रही हूँ, और एसएसटी की भी वीडियो डाल दूंगी मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। लगभग कुछ, इंक्लूडिंग देखा जाए तो कुछ कुछ ही दिन रह गए हैं। लगभग आपके 9 या 8-9 दिन रह गए, 8-9, क्योंकि 11 मई को पेपर है और आज 2 तारीख हो गई। जहां तक आपको मैं बता दूं कि 7 मई को भाई यूपी में चुनाव है, और एक्चुअली हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बिजी शेड्यूल भी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रही है। अभी भी थोड़ा मेरा भी शेड्यूल है ना, बिजी रहा है, तो यहाँ पे वीडियोस नहीं, तो मैंने कहा कि मैं इकट्ठी वीडियोस डाल दूं, तो आपको आपको क्या है, बहुत सारी सुविधाएं मिल सकें, कि ताकि पेपर में आप अच्छे से कर सके। मेरे बताए हुए क्वेश्चंस काफी हद तक क्या है, फंस जाएंगे, तो आप जरूर इनको हल करिए और इनको देखिए कैसे हल करना है, उसकी जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि चारों ऑप्शन का समझना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का है, इसमें भी आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा देखने की चीज है। तो जैसे हम अब हल करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस, तो 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए यहाँ पे 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का है, सार्क का सदस्य नहीं है। पहली बात तो सार्क की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। सार्क का एस है साउथ, यानी दक्षिण। दक्षिण जो उसके एशियाई क्षेत्र है, तो एशियाई, ए फॉर एशियाई, और एशियाई, और ये जो एरियाज हैं, एरियाज को क्षेत्रीय जो एरियाज हैं जो, और यहाँ पे सहयोग, सहयोग संगठन है, कम्युनिटी है ये सहयोग की। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल गई, क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये इसकी स्थापना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस जीके में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर को
1985 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1985। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हुई थी? तो 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के साथ की गई थी इसकी स्थापना। मतलब इसकी स्थापना की गई थी ढाका में। और आप जानते हैं ढाका कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है भाई। ढाका में हुई थी। और सार्क चार्टर जो इसके सार्क के चार्टर के हस्ताक्षर हुए थे उस पे, और उससे इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। ज्यादातर मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं तो फुल फॉर्म की इंपॉर्टेंस है, बाकी चीज की तो शायद आपके, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो इसमें नहीं पूछा जाए, पर लेकिन फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि सार्क का सदस्य नहीं है। आप एक बात बताओ, ढाका में है तो भाई बांग्लादेश तो होगा ही। ये तो आपको मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे बता दिया कि बांग्लादेश होगा ही। भूटान भी है क्योंकि ये एशियाई है। एशियाई एशियाई की बात हो रही है, एशिया में जो जो आ रहे, तो भूटान एशिया में आता है। मालदीव एशियाई क्षेत्र में आता है, वो भी दक्षिण वाले साउथ। अगर हम थोड़ा सा नक्शा बनाए एशियाई कॉन्टिन्यू महाद्वीप का, तो थोड़ा सा आप एरिया को ध्यान रखें। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दी, छोटा सा बना रही हूँ थोड़ा सा आइडिया के लिए, कि ये आपका अफ्रीका हो गया और ये इस तरीके से, और हमारा ये भारत और ये एरिया, और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का मैं यहाँ पे मैप बना देती हूँ छोटा सा, इससे थोड़ा सा आप ये, तो ये हमारा भारत है, और ये हमारे यहाँ पे छोटे मालदीव भी, वही लक्षद्वीप के बाद मालदीव भी बना देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये हमारा, ये भाई ब्लू कलर का मैं इसमें थोड़ा सा कर देती हूँ कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा भारत है। ये वाला जो मैं ब्लू ब्लू से, ये तो ये वाला जो एरिया है इतना, ये क्या है? ये दक्षिण, ये भाई आपका नॉर्थ हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूर्वी वाला एरिया हो गया एशिया का। ये वाला उत्तरी वाला एरिया हो गया। ये वाला आपका पश्चिमी एरिया हो गया, और वो बीच वाला मिडिल पार्ट हो गया, और ये वाला दक्षिणी। तो दक्षिणी एरिया में आप दक्षिण की तरफ अगर मैप को थोड़ा सा देखें, यानी कि अगर संसार के मैप को, वर्ल्ड के मैप को अगर ढंग से देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जापान किस साइड में है। वो जापान आपका ये इस साइड पूर्वी एरिया साइड में होता है। तो इसलिए सार्क का कौन सा सदस्य नहीं हो सकता? कौन सा सदस्य नहीं है? वो है जापान। तो सार्क के सदस्य की बात की जाए कि सार्क के कौन कौन से सदस्य, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको आइडिया रह जाएगा। अफगानिस्तान है जो भारत के जस्ट ऊपर, अफगानिस्तान जिसकी सीमा जैसे बोला जाए कि कम एरिया में लगती है। और ये यहाँ पे बांग्लादेश, भाई पाकिस्तान था पहले, पाकिस्तान से अलग हो गया 1971 को, और ये बांग्लादेश बना नया देश। और ये भूटान, भूटान भी पड़ोसी देश है भारत का। भारत तो हो गई क्योंकि ये भी दक्षिण एशियाई में। भारत के साथ अभी हमारे ऑप्शन में आया मालदीव, मालदीव है। और यहाँ ऑप्शन में हमारा भूटान आ ही गया, और नेपाल, भाई नेपाल भी आएगा क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और हमारे और कौन कौन से पड़ोसी देश रह गए? पाकिस्तान और श्रीलंका। बताइए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश, भूटान भी, मालदीव भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, और ये सारे पड़ोसी देश, ठीक है, ये इसमें मालदीव भी है भाई, है ना। तो ये हमारे पड़ोसी देश, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे सार्क के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? सार्क के। और आपको इसका ध्यान रखना है, तो फिर कौन नहीं हो सकता? जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। तो बताइए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि पड़ोसी देश को याद कर लो। ये हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, और ये कब कहाँ हुआ इनका? तो ढाका में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। तो आपको ये 76 समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट 77 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, और उनको हमें क्या करना है? साथ मिलान करना है, एक दूसरे से मिलाने हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये भी मैं थोड़ा सा मिटा रही हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिए, पीछे करिए,
बैक में, और आपको क्या है लिख लीजिए वहां से, या आप पॉज कर सकते हैं, वहां पे भी इसको रुक के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूची फर्स्ट है नृत्य रूप, यानी कि इधर साइड में सारे के सारे नृत्यों के नाम है, और यहाँ स्टेट दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। आपको ये थोड़ा सा क्या है, मिलान करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे आपको वो ट्रिक बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर पूरे याद नहीं है तो इक्का दुक्का तो याद होंगे। जैसे कथक, कथक उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कहा जाए कि एक नृत्य है, खास नृत्य है, भाई उत्तर प्रदेश में ही होता है कथक। तो कथक का आपको ध्यान रखना है कि कथक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक तरीके से ये बोला जाए कि एक राज्य नृत्य है, या एक तरीके से नृत्य वहां का फेमस है ये कथक। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। बताओ, आपको दो चीज याद रह गई है ना। तो अगर ऑप्शन में देखे, जैसे मैंने तो कथक बताया था आपको शुरुआत में, मैं ऑप्शन ढूंढ रही हूँ ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बी का ऑप्शन जैसे मैंने लगाया, बी का ऑप्शन मेरा फर्स्ट है, और ए का ऑप्शन मैंने लगाया सेकंड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, खुद देखो यहाँ पे। तो ऑप्शन में आपको ये पहला ऑप्शन तो आपको साफ गलत नजर आ रहा है, क्योंकि भाई ये मेरे को बाकी दो मैंने नहीं देखे। ठीक है, और आप खुद देखिए कि मेरे ऑप्शन से मिलान केवल सेकंड कर रहा है। कौन सा कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मिलान कर रहा है। तो मैं और कहीं पर ये मिलान नहीं कर रहा है, तो मैं किसको सही करूंगी? सेकंड ऑप्शन को सही कर दूंगी। मेरे बाकी अगर मुझे ये पता नहीं है कि सी में क्या है, डी में क्या है, फिर भी मेरे सही हो जाएंगे। तो सी में क्या है? चौथा, यानी कथकली केरल का प्रसिद्ध है। कथकली किसका प्रसिद्ध है? केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। बताओ बच्चों, ये ट्रिक समझ में आई आपको कि आपको क्या करना है? मिलान करना है, मतलब ऑप्शन में से दो तो आपको कम से कम आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अभी आ जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपको नृत्य में, क्या आप यूपी का ध्यान रख लीजिए, कथक। ठीक है, कथक। अगर आपको तमिलनाडु का भरतनाट्यम समझ में नहीं आ रहा है, तो कथकली आप थोड़ा सा, अगर आपने कथकली थोड़ा मुंह पे मुकेटा सा, मतलब एकदम एक अलग सा मेकअप करके ध्यान रखते हैं, कथकली। ठीक है, कथकली ये केरल का है। मतलब कथक तो उत्तर प्रदेश का है, कली जहां खिल रही है वो केरल में है। ठीक है, तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं है याद नहीं हो रहा, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि भरतनाट्यम, और नाट्यम का ना जो है ना, वो ना शब्द आ रहा है तमिल ना। ना देखो, तमिल लिखने के बाद तमिल लिख दिया, और नाडु, नाडु, तमिलनाडु, यानी ना से नाट्यम को मिला दो, आपको याद हो जाएगा। जैसे भी आप याद कर सकते हो। तो देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, कौन सा वाला? यही वाला। ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का हमारा चौथा है, और डी का हमारा यहाँ पे तीसरा है। तो ये हमारा ऑप्शन मिलता है सेकंड वाले में। किसमें? सेकंड वाले। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम हल करते हैं। नेक्स्ट हम 78 देखते हैं। 77 के बाद, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि योग का जो दिवस है वो बच्चों 21 जून को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपकी जो, आप इससे भी याद कर सकते हैं कि स्कूल्स जो हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के हैं, या यूपी बोर्ड के, या इनके स्कूल्स हैं, ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं वो आपके मई में, कुछ लगभग आपके 20 मई के आसपास बंद हो जाते हैं, और जून में खुलने लग गए हैं आप। तो कुछ जून के इसी के आसपास, 20 जून या 21 जून के आसपास खुलते हैं। तब आपको ध्यान रखना है कि उस समय योग दिवस मनाया जाता है। और हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी योग के ऊपर बड़ा जोर दिया है। तो आपको इस योग दिवस को याद रख लेना है। उन्होंने योग बताया कि योग करो निरोग रहो। तो वही है कि योग पर ज्यादा जोर देने की वजह से आपको योग दिवस याद रखना है। 21 जून, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ नेक्स्ट हम 79, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी जोर शोर से G20
हमारे भारत में और किस देश में संपन्न हुआ ये पूछा गया है 2023। अगर आपको अपने स्कूल्स और उनके बारे में पता हो कि हमें ने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं G20 से संबंधित, वसुदेव कुटुंबकम के तौर पर G20 का जो उद्देश्य था, जो हमारा G20 का विषय था वसुदेव कुटुंबकम, उस यानी कि जिसका वसुदेव कुटुंबकम जो विषय है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसका क्या विषय था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है, ये उद्देश्य था उसका G20 का, तो विश्व एक परिवार है। और ये अब की बार किस देश में ये संपन्न हुआ है, जस्ट मिनट, ये किस देश में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न जो हुआ है वो हुआ है बच्चों भारत में। कहा? भारत में। यानी भारत ने इसकी क्या की थी, मतलब इसका भारत ने इस समय भारत में इसका G20 का संपन्न हुआ था। इसकी जो मतलब संगठन जो गठन जो हुआ था वो भारत, ये तो मैं गलत बोल रही हूँ, सॉरी, गठन की नहीं, हम यहाँ पे मतलब जो अभी G20 मनाया गया वो कब? भारत में। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा G20 के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। G20 जो है ये शिखर सम्मेलन G20 का, इसके इसमें जो है बी यानी लगभग बहुत बड़े बड़े देश शामिल होते हैं। इसकी बैठक में जो अब की बार जो 2023 का जो G20 भारत में संपन्न हुआ है, उसकी बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, वैसे इधर से क्वेश्चन अभी नहीं आएगा आपका, पर लेकिन जर्मनी, फ्रांस, जापान, इस तरीके से जापान, ये इस तरीके से तमाम बड़े बड़े देश आदि कर देते हम, ये बड़े देश क्या है शामिल हुए थे। और इस बार आपको बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि G20 ये जो ग्रुप 20 यानी ग्रुप 20 देशों का, ये किसको बताता है? 20 देशों का। पर इस बार G20 में 20 देश शामिल ना होके कितने देश शामिल हुए? 19 देश। कितने शामिल हुए? ये पूछ सकते हैं क्योंकि देखो 20 लिखा हुआ है तो आप आपके दिमाग में आएगा कि भाई ग्रुप 20 है तो इसका मतलब 20 देश शामिल हुए होंगे। नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 19 देश यानी 19 देश शामिल हुए थे। और इसका विषय ध्यान रखना है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो आपको ये इतना इसका ध्यान रखना है। और इसका सम्मेलन जो हुआ है वो संपन्न कहाँ? भारत में। ये दोबारा से आ जाए तो पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जाए, अगर इस तरीके से कि कहाँ हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, तो ये तो जरूर आ सकता है कितने देश शामिल हुए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं 80 यानी 80 नंबर का जो क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए, अब आप इन दो कथनों को देखेंगे कथन, और इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं, 29 मार्च 1857 यानी 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे बैराकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। उन्होंने उनके हमला करने पर क्या है, उन्हें फांसी पर लटका दिया। और दूसरा कथन है, सिपाहियों को लगता था कि नए कारतूस, कारतूस मतलब बंदूकें, जो बंदूकें होती थी, ठीक है, तो कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त आंसर चयन करना है। हमारा जो दिया गया है तो कैसा दिया गया? फर्स्ट ये कह रहा है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं क्या? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत हैं क्या? कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है या कथन सेकंड सही है? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे
1857 की क्रांति बहुत फेमस है, आपको यही तो ध्यान रखना है। और ये क्रांति की जो अग्नि ज्वाला है वो बैराकपुर से ही स्टार्ट हुई है। यानी ये जो पहला कथन है 29 मार्च को, यानी 1857 29 मार्च को युवा सिपाही जो मंगल पांडे थे उन्होंने बैराकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया था और अपने जो ब्रिटिश अफसर थे उन पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था और हमला करने की वजह से फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिपाही थे, ये उनकी जो अफसरों की जो छावनी थी, ब्रिटिश जो वो थी, सिपाही थे उसमें ये मंगल पांडे। और उन्हें मतलब ये अफवाह फैली थी वहां पे, अफवाह इस तरीके से फैल गई थी कि सिपाहियों को लगता है, देख लीजिए आप यहाँ पे समझे, तो उनको इस तरीके से लगा, क्योंकि इस तरीके से कहीं से चर्चा उठी कि नए जो बंदूकें हैं, नए जो कारतूस हैं, उन पर गाय और सुअर की क्या चढ़ा दी गई है, चर्बी का लेप चढ़ा दिया गया है। और उन क्या होता है, जो कारतूस होते हैं ना वो बच्चों, उनको कारतूसों को दांत से क्या करना पड़ता है, छीलना पड़ता है। और जब उस पर मांस का लेप चढ़ा हो, यानी कि सुअर या गाय की चर्बी चढ़ी हो, तो कारतूसों को है ना चलाने से क्या कर दिया, सिपाहियों ने मना कर दिया, सिपाही ने, मंगल पांडे ने मना कर दिया और हमला किया अपने अफसरों पर। इसके तहत उन्हें क्या कर दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, तो दोनों कथन क्या हैं, सही हैं, दोनों कथन सही हैं। क्योंकि दोनों कथन भाई, ये कारण, ये जो ये कथन है और ये कथन दूसरा है, वो इसी कारण से कथन क्या है, स्पष्ट हुआ है। ठीक है, ये कथन जो सेकंड है इसी की वजह से कथन क्या है, फर्स्ट की घटना घटी। यानी कि उनको लगा सिपाहियों को कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी है, इसी वजह से बैराकपुर में मंगल पांडे जी ने क्या कर दिया, 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों पे हमला कर दिया। तो बताइए, आपको 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 81 पे। 81 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। आपको इसका ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है। ठीक है, और यानी इसका मतलब आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं तो आप स्वतः इन ऑप्शंस में जो ऑप्शन दे रखे, सीवी रमन, अमर्त्य कुमार सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, होमी जहांगीर भाभा, इन ऑप्शनों को क्या कर सकते हो आप, पता कर, मतलब इनमें बता सकते हो कि क्या सही और क्या गलत है। तो मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो नोबेल पुरस्कार क्या है, तो नोबेल पुरस्कार का नाम जो है, नोबेल, नोबेल जो नाम दिया गया है, स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के निवासी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। उनका पूरा जो नाम था वो क्या था, अल्फ्रेड नोबेल, और इसीलिए नोबेल पुरस्कार, ये आपको समझ में आ गया होगा, उनके नाम पर रखा गया। और ये पहली बार कब शुरू हुआ, 1901 में, यानी 1901, वर्ष 1901 से स्टार्टिंग हुई नोबेल पुरस्कार देने की। और भारत में कितने पुरस्कार अब तक दिए जा चुके नोबेल पुरस्कार, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो मिला था, भारत के 9 लोगों को मिल चुका है। तो भारत का सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, सॉरी, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ये सही है बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर को सन जो है, वो मैं सन भी लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, 1913 को। कब मिला था, 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और नेक्स्ट मैं थोड़ा जस्ट मिनट सेकंड पे से लिखूं इंक से, जो दूसरा मिला है वो सीवी रमन को, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन जी को मिला था। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला जो मिला है वो सीवी रमन को मिला है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शांति के उसमें भी आप बोल सकते हो तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। और यहाँ पे फिर तीसरे नंबर पे हर गोविंद खुराना जी को मिला है, हर गोविंद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हर गोविंद खुराना जी को कब मिला,
इनको मिला है 1968। ये देखिए साइंस में भी ये क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मदर टेरेसा इनको शांति के तौर पे, और ये बोला जाए कि महिला जैसे मतलब महिला के रूप में इनको, भारत महिला के रूप में इनको पहला जो मिला 1979 को शांति के पुरस्कार के रूप में नोबेल पुरस्कार जो मिला है मदर टेरेसा को। वो किसको मिला? मदर टेरेसा को। ये बहुत मतलब लोगों का मदद करती थी, बीमार लोगों की, और बहुत सारे दुखियारे उन लोगों की मदद करती थी, बहुत समाज सेवी थी, समाज सेवी। और नेक्स्ट पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनको मिला है 1983। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे सीरीज भी पूछी जा सकती है, किसको पहला मिला किसको बाद मिला, तो आप थोड़ा सीरीज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको क्या है, अगर इससे भी अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको कर सकते हैं। अमर्त्य सेन को मिला है, अमर्त्य सेन को 1998 में, आपको ध्यान रखना है 1998 में इनको अमर्त्य सेन को मिला है। और सातवें नंबर पे वेंकटर, भाई 9 लोगों को मिला है, अभी हम सातवें नंबर का, तो आपका इसका ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं कहीं पे, क्योंकि आपको याद रहेगा। भाई नोट्स भी थोड़े से हल्के फुल्के बना लीजिए तो वो याद भी रहेंगे। यहाँ पे 2009 को वेंकटरामन रामकृष्णन को मिला। और आठवां नंबर जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, कैलाश, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। और लास्ट को भी आप ध्यान रखना है, क्योंकि भाई लास्ट पूछ लिया जाता है कि लास्ट 9वां नंबर का, मैं यहां लिख रही हूँ, देखिए मैं इनको मिटा दूंगी फिर थोड़ी देर बाद। लास्ट जो है वो अभिजीत बनर्जी को मिला, अभिजीत बनर्जी, इनको लास्ट मिला है, और 2019 में मिला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अभिजीत बनर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भौतिक विज्ञान में सीवी रमन को मिला है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चंस क्या है पूछ लिया जाता है, जैसे भौतिक विज्ञान में किसको मिला? सीवी रमन को। और जीन के उसमें बायोलॉजी जो जीव विज्ञान जो विज्ञान के उसमें हरगोविंद खुराना जी को। और यहाँ पे उसमें मतलब एक शांति के नोबेल पुरस्कार के रूप में मदर टेरेसा को। तो ये कुछ क्वेश्चंस क्या है पूछ लिए जाते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एक सीरीज में बता दिए हैं कि ये नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि अब आपको ऑप्शन में कौन दिख रहा है जो नहीं है। तो देखिए सीवी रमन है भौतिक नोबेल के उसमें, और अमर्त्य कुमार सेन भी हैं। कहाँ है अमर्त्य कुमार सेन? ये 6 नंबर, अमर्त्य कुमार सेन इनका फुल नेम। और ये भी हैं, ये भी हैं भाई, और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हैं, इनको सबसे पहले मिला था। तो कौन नहीं है लिस्ट में? होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा। तो हमारा सही जो है, सही जो आंसर है कि जो नहीं है नोबेल पुरस्कार विजेता वो कौन है? होमी जहांगीर बाबा, ये सही है। मतलब आंसर की होमी जहांगीर बाबा को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो नेक्स्ट हम अब करते हैं अपना 82 में, इसको मिटा देती हूँ। बच्चों ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 82, एथलेटिक में कौन से पहले भारतीय ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? एथलेटिक में, एथलेटिक में कौन से भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एथलेटिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा, इनको स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने एथलेट में। इन्होंने पुरुष वर्ग में 10 मीटर की जो एयर, अभिनव बिंद्रा ने एयर राइफल शूटिंग जो होती है, एयर राइफल शूटिंग, वो क्या है उस प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक, शूटिंग में स्वर्ण पदक लिया है। तो
आपको इसका ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ की बात की जाए कि अभिनव बिंद्रा के बाद किन्होंने किया है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभिनव बिंद्रा के बाद किसने एथलीट में स्वर्ण पदक जीता, तो वो है नीरज चोपड़ा। कौन है भाई? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने भी क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने स्वर्ण पदक जो जीता है वो ओलंपिक खेल में जीता है। ओलंपिक का खेल आप ध्यान रखेंगे, इसमें जीता है उन्होंने। और इन्होंने ये बहुत दूरी तक भाला जो इस तरीके से फेंकते हैं। तो नीरज चोपड़ा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अभिनव बिंद्रा, फिर उसके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊं कि पीवी सिंधु और पीटी उषा के बारे में। तो यहाँ पे पीवी सिंधु के बारे में मैं आपको बताऊं तो पीवी सिंधु जी ने भी भारत की ओर से ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन, यानी महिला एकल, मैं थोड़ा जल्दी लिख देती हूँ, बैडमिंटन में क्या किया है, रजत पदक, नहीं स्वर्ण पदक की बात नहीं करेंगे, रजत पदक, इन्होंने रजत पदक और क्या लिया है, और कांस्य पदक दोनों जीते हैं। तो इन्होंने उसमें रजत पदक भी जीता है, कांस्य पदक। देखिए अभिनव बिंद्रा ने पहले जीता एथलेटिक में स्वर्ण पदक और 10 मीटर की राइफल शूटिंग में, फिर नीरज चोपड़ा ने जीता है। यानी ओलंपिक की बात की जा रही है ना, एथलेटिक के खेल भी कौन सा, ओलंपिक की, और ओलंपिक में जीता है। और बात करें किसकी, पीवी सिंधु की, तो जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनकी बात हो रही है। तो पीवी सिंधु ने महिला एकल में बैडमिंटन रजत में जीता है, और कांस्य पदक है ना किसमें जीता है, उसी महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने। और पीटी उषा उड़न पड़ी, है ना, तो इसको ध्यान रखना है, इनको उड़न पड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो पीटी उषा जी प्रसिद्ध हैं, 3 बार ओलंपिक में क्या कर चुकी हैं भाई, वही एथलेटिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 3 बार कर चुकी हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसने लिया। तो अगर नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम 83, आपको ये समझ में आ गया होगा, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा यहाँ पे हम्म नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब आपको कथन देखने हैं। पहला कथन, दूसरा कथन। पहला कथन है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी जो जिसकी सरकार होती है, जिसका उसका मुखिया होता है। जो सरकार जिस भी दल की बनी है, जो सत्ताधारी का मतलब यहीं पे जिसकी सरकार बनी है, जिस दल की सरकार बनी है, तो उसका मुखिया होता है। ठीक है। दूसरा कथन है भारत की लोकसभा में 540 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसमें दोनों में से ऑप्शन देख लेते हैं हम, थोड़ा ऑप्शन के बारे में क्या सही है और क्या वो तो देख लीजिए एक बार। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं क्या? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं क्या? फर्स्ट सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। फर्स्ट असत्य है लेकिन दूसरा कैसा है, सत्य है। तो क्या ये कथन में, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई मुखिया तो होता ही है, जो सरकार जिस दल की बनी है, तो सरकार उस जिस दल की सत्ताधारी दल जो है, उस दल का क्या है, मुखिया है प्रधानमंत्री। ठीक है। इस बार जो दल है वो क्या है, जैसे बीजेपी सत्ताधारी दल है एक, और उसके मुखिया कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मुखिया होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है मुखिया? प्रधानमंत्री। आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात की गई है कि लोकसभा में 540, तो मैं आपको बच्चों यहाँ पे बता दूं, लोकसभा की बात करें तो सदन सदन जो होते हैं वो दो होते हैं। कितने? दो। एक होता है लोकसभा, यानी सभा जो सदन, ठीक है, तो लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा।
लोकसभा एक निम्न सदन है, ये निम्न प्रकार का सदन है, निम्न सदन, क्योंकि ये एक जनता द्वारा चुने जा रहे प्रतिनिधित्व इसमें बैठते हैं, तो ये निम्न सदन है। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, इसको उच्च सदन बोला जाता है। सीटों की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 540 निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है, तो यहाँ पे अगर सीटों की बात करें कि 540 सीटों की, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया लोकसभा के इसमें। जैसे इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, ये यहाँ समझाती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैं इस कॉलम में आपको समझाती हूँ। तो लोकसभा जो है वो लोकसभा में जो सीटें होती हैं, उस सदन में जो सीटें जो अभी वर्तमान में तो बढ़ गई हैं, 545 है, ठीक है, जो कहा जाए 545 सदस्यों से बनी हुई है। और इस सदस्यों में क्या है? एकल सदस्य निर्वाचन सदस्य होते हैं इसमें, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं ना, तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। और शेष मतलब कौन से चुने जाते हैं, कितने? एकल सदस्य से, तो वो 543 यानी 543। ये आप ऐसे पूछेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो 543, यानी ये एक एक उसके सदस्य हैं, ये एक क्षेत्र से, उस क्षेत्र से चुने गए हैं, खास खास लोग जो होते हैं, जिसकी सत्ताधारी जो सरकार है उसकी। और इसमें एकल एकल सदस्यों, जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, यानी जनता द्वारा। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ये लाइन, ठीक है। और बाकी कौन बचा? दो। दो किसकी द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो चुनता है वो कैसे नाम देता है? दो का नाम देता है, नॉमिनेट करता है उन्हें। और दोनों कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन यानी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन, यानी एंग्लो इंडियन की क्या होती है? जगह होती है, एंग्लो इंडियन इनकी जगह होती है। तो ये एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 25 जनवरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इससे ब्लू से लिखती हूँ, ये जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी, और वो भी कौन सी वाली? 2020 वाली। उसको 2020 को ये जो दो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं ना बच्चों, ये क्या कर दिया गया है? समाप्त। ये राष्ट्रपति अपनी चुनेगा, ये पद क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं। तो अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में जो सीटें रह गई हैं वो कितनी रह गई हैं? 543। तो बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कि 545 जगह होती हैं और उसमें से जनता द्वारा जो चुने गए हैं वो 543 है, यानी 543 है। और इसमें से दो तो राष्ट्रपति चुनता है एंग्लो इंडियन पर, लेकिन 25 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया है, दो चुनने का। राष्ट्रपति जो चुनते थे एंग्लो इंडियन, उनको समाप्त, यानी एंग्लो इंडियन का मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एंग्लो इंडियन यानी कि भारत से भारत के, जैसे ये कहा जाए कि मम्मी पापा में से कोई एक पेरेंट क्या हो? भारत का हो, एक पेरेंट, है ना। तो वो, जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया जाए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको, जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इनका बात करी जाए, तो मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि राजीव गांधी जो थे, इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी जी, तो वो राजीव गांधी इंडिया के थे। किसके थे? इंडिया के। तो ये इंडिया के। और जो सोनिया गांधी हैं, जो राजीव गांधी जी की वाइफ थी, वाइफ हैं मतलब, है ना, तो वो सोनिया गांधी जो हैं बच्चों, वो इटली की है।
तो ये बाहर यानी विदेशी हो गई, यानी एक पेरेंट तो क्या है, पेरेंट्स में से एक तो क्या हो गए, आपके इंडियन हो गए, भारतीय हो गए, क्या हो गए, भारतीय। और एक अलग यानी इंडिया से बाहर के देश से वो हैं, तो उनको हम उनसे जो मतलब कहा जाए जो बच्चे हैं, उनके बच्चे यानी राजीव गांधी और सोनिया के जो बच्चे हैं, या सोनिया गांधी की भी अगर बात करें तो उन्होंने क्या ले लिए, वो बाहर से हैं, विदेश से हैं, और उन्होंने यहाँ से वो ले लिया है, यहाँ की क्या ले ली है, एक तरीके से बोला जाए मतलब यहाँ की सदस्यता ले लिए, एक तरीके से नागरिकता ले लिए सोनिया गांधी जी ने। तो इसलिए वो भी क्या हो गई, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन में उदाहरण में आप दे सकते हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ का उदाहरण दे सकते हैं, वो एंग्लो इंडियन है कैटरीना कैफ। और इनका भी दे सकते हैं उदाहरण, जैसे मैंने उदाहरण दिया है। बट लेकिन ये अब क्या हो गए, सोनिया गांधी जी को क्या मिल गई, सदस्यता मिल गई, तो वो नागरिक हो गई भारत की भाई। और नागरिक होने के भाई, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी, तो इस वजह से हम उनको नहीं कह सकते। पर हाँ, आप एंग्लो इंडियन में किसको दे सकते हैं, नाम किसका दे सकते हैं, कैटरीना कैफ का मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, वो उनको ले सकते हैं। उनके जो पेरेंट्स में बोला जाए तो उनके जो पिताजी हैं वो क्या हैं, भारतीय हैं। तो एंग्लो इंडियन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया, और लोकसभा के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बच्चों, टाइम बहुत लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ, तो ये अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको भी देखें। तो मैं यहाँ पे आपको 86 तक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियोस में उसको बताऊंगी। तो देखिए 84 है, जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस जीवन आधारित क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर सब निर्भर हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे। तो जब एक दूसरे पर सब निर्भर होते हैं उसे इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको परितंत्र। पर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो आपका परितंत्र है वो इकोसिस्टम में सभी क्या होते हैं, एक दूसरे पर जीव निर्मित होते हैं। तो जैव मंडल में, यानी जैव मंडल जहां पर देखिए, मंडल में बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, चारों तरफ पृथ्वी के गिरा हुआ मंडल क्या है, वायुमंडल। और यहाँ पे एक बात की जाए तो जल मंडल भी है, जल है, पानी है। और यहाँ पे बात की जाए स्थल मंडल है, स्थल है। और दोनों को घेरते हुए दोनों पे पाए जा रहे हैं, कौन पाया जा रहा है, जल में भी पाए जा रहे हैं और स्थल पे भी पाए जा रहे हैं, कौन, जैव मंडल, यानी जीवों का मंडल, जैव मंडल पाया जा रहा है। आप समझ गए होंगे पृथ्वी पर इस तरीके से। तो जो जैव मंडल में सभी सभी क्या है, जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे परस्पर संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहलाता है। और पारितंत्र के इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, तो दो घटक मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो जैविक घटक, ये आप ध्यान रखेंगे, जो सजीव से रिलेटेड होते हैं तो जैविक घटक, और दूसरा अजैविक घटक, निर्जीव वाला अजैविक घटक। ये निर्भर करते हैं क्योंकि जीव जंतु इन सभी पे निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, आपके जैविक घटकों पर और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में देखें हम कौन कौन से, तो फर्स्ट नंबर पे आपको हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं बच्चों, उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक, ठीक है। तो हरे पौधे उत्पादक। दूसरे नंबर पे उपभोक्ता, यानी जो हरे पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उपभोक्ता। और यानी कि उपभोक्ता में आपको मैं यही बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उपभोक्ता, ठीक है। हरे पौधे आपके जैविक घटक में आ रहे हैं, ये उत्पादक हो गए। तो उपभोक्ता में शाकाहारी जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, मांसाहारी ये भी आ जाएंगे जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, और यहाँ पे दोनों को खाने वाले सर्वाहारी। तो ये किस पर निर्भर हैं, हरे पौधों पे, ये उपभोक्ता, ये बच्चों क्या है, उपभोक्ता। और नेक्स्ट जैविक घटक में अपघटक,
अपघटक जो मरे हुए पदार्थों पर क्या है, सूक्ष्म जीव जिन्हें बोला जाए और निर्भर करते हैं मरे पदार्थों पर, यानी जो क्या है आपके ये अपघटक हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो मरे पदार्थों पर करते हैं, सड़े गले मरे पदार्थों पर, इस तरीके। अजैविक घटक जो निर्जीव हैं, जैसे वायु, वायु हो गया, जल, जल भी निर्जीव घटक में जल, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा। और आप बताइए, आप भी कुछ उदाहरण बताइए। सौर ऊर्जा हो गए, ताप हो गया भाई, टेम्परेचर गर्मी जो बढ़ रही है ना। और प्रकाश में ही सौर ऊर्जा, प्रकाश को ही ले लें, जैसे ताप और प्रकाश आप अलग अलग ना लिखें तो ये भी आपका चल सकता है। और मृदा यानी सॉइल, मिट्टी, ये भी क्या है, अजैविक घटक। तो बताइए बच्चों, आपको इकोसिस्टम का समझ में आया होगा कि इस पे जीव एक दूसरे पर अपने, यानी जो जीव है वो अपने वातावरण पर निर्भर है। और वातावरण पर कैसे निर्भर है, वायु, जल, ताप, प्रकाश, मृदा, सबकी जरूरत पड़ती है और ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसको पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया अच्छे से। इकोसिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से घटक होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे। जस्ट मिनट। नेक्स्ट है 85। 85 में आप देखिए क्या पूछा गया है इसमें। 85 में किस कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और बाजार में विक्रय हेतु पशुपालन किया जाता है। तो किस कृषि में फसलें उगाई जाती हैं, बाजार में विक्रय हेतु पशुपालन, यानी कृषि के साथ क्या किया जा रहा है, पशुपालन भी किया जा रहा है। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कृषि के साथ पशुपालन भी किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, चलवासी पशुचारण को कर सकते हैं, पशु मीन्स पशु से मिला देंगे। पर बच्चों इसमें सही जो आंसर है, यहाँ मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी। यहाँ जो सही आंसर है वो है मिश्रित कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें पशु का पालन भी किया जाता है, पशुओं का पालन भी किया जाता है। खेती के साथ, फसलों के उगाने के साथ पशुधन को भी बढ़ाया जाता है, पशुओं को भी पाला जाता है, मतलब बाजार विक्रय हेतु, यानी कि बाजार में बेचने हेतु पशुओं को भी पाला जाता है। फसलें तो उगाई जाती हैं, साथ में बाजार में पशुओं को विक्रय करने के लिए भी पाला जाता है, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाणिज्य कृषि क्या है। तो वाणिज्य कृषि जो है वो है बच्चों यहाँ पे वो आपकी व्यापारिक कृषि से, यानी केवल व्यापार के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए ये उगाई जाती है, और यानी बेचने के लिए, कहने की बात है, बेचने और उससे संबंधित जो की जाती है उसको हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। केवल मतलब बेचने से संबंधित क्या की गई है, खेती की गई है, यानी बेचने से ही संबंधित क्या है, उगाया गया है फसल। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि का मतलब है जीवन व्यापन करने के लिए, मतलब केवल इतना ही खेत में उगाया जाए, खेत में वो ही कृषि की जाए, पैदावार की जाए, या इतना ही उगाया जाए उससे निर्वाह हो सके, केवल क्या चल सके, घर का खर्चा चल सके, निर्वाह हो सके। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो उसको यानी उसकी जीविका चल सके, निर्वाह मतलब उसकी जीविका चल सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि कहेंगे। तो ये छोटे से हिस्से पर की जाती है, यानी ये जो खेती की जाती है खेत के छोटे हिस्से पर की जाती है, केवल उसमें किसान अपने घर वालों का और अपना खुद का पेट भर सके, तो इसे निर्वाह कृषि कहते हो। चलवासी पशुचारण में केवल पशुओं के चारण के लिए, चलने के लिए और उनके लिए संबंधित है। तो आपको वाणिज्य कृषि समझ में आ गई, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लास्ट जो मैं अभी बताने वाली हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बचे जो रह गए हैं 14 क्वेश्चंस और रह जाएंगे, 100 के 86 करा दिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अभी सेंड आपको कर दूंगी कुछ देर को, मतलब कुछ घंटे बाद मैं उसको भी सेंड कर दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, मतलब किसको, यहाँ पे इसको की जगह पे बच्चों क्वेश्चन है किसको,
किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरे रेशे की बात की जाए तो यहाँ पे कॉफी, मक्का, कपास, पटसन। देखो आपको पता है रेशा बात कर रहे, रेशा तो कॉफी तो रेशा है नहीं, मक्का भी रेशा है नहीं। और आप कहीं ये समझ ले, कंफ्यूज हो जाए कि मक्के में जो रेशे निकलते सुनहरे सुनहरे, क्या उसको कहा जा रहा है सुनहरा रेशा? नहीं, उसको नहीं कहा जा रहा। तो आप कपास में कर सकते कि रेशा तो भाई कपास से बनता है और पटसन से भी रेशा बनता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कपास और पटसन दोनों ही क्या है, प्राकृतिक रेशा है। पर लेकिन जो हमारा सुनहरा रेशा जिसे बोला जाता है वो है पटसन। क्या है? पटसन। और ये पटसन और जूट, समझ रहे हैं? मैं आपको यहाँ पे बता रही हूं, जूट पटसन का पौधा। तो ये जूट और पटसन, इनको सुनहरा रेशा बोला जाता है। तो जूट और पटसन सुनहरे रेशे के रूप में जाने जाते हैं और ये पौधों से प्राप्त होते हैं, पटसन के पौधे से पटसन। और ये जो जूट है ये कारकोरस के पौधे से प्राप्त होता है। कारकोरस, आप थोड़ा सा ये मैं बता देती हूँ, कारकोरस के पौधे से प्राप्त होता है। कारकोरस, कारकोरक नहीं, कारकोरस पौधे से। और ये पीले भूरे चमकदार रंग का होता है, इसलिए इसको पीले भूरे रंग का होता है। और पटसन भी कुछ पीले भूरे रंग का। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको सुनहरा रेशा कहते हैं। देखिए बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे से होते हैं इस तरीके से, इन पौधों के तनों को पानी में डाल दिया जाता है और उन तनों, जब वो तने फूल जाते हैं पानी में, तो उनसे ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जूट के, ये पटसन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं तनों से। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। कपास भी एक प्राकृतिक रेशा है। और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना है कि कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। और काली मिट्टी में कपास की खेती, कपास से यानी रुई, रुई जो प्राप्त करते हैं हम, है ना। और इसका जो बीज होता है वो बिनोला कहलाता है। क्या कहलाता है? बिनोला। तो ये इसके बिनोला से क्या प्राप्त करते हैं हम? कपास यानी बिनोला निकलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, रेशम की बात अगर आ जाए, क्योंकि मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा रेशम की। मैं अब नेक्स्ट पेन से बताती हूँ आपको। रेशम की अगर बात करें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेशम की बात करें तो रेशम जो प्राप्त होता है, रेशम रेशा, वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। और ये रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? ये जो प्राप्त होता है रेशम, वो एक जो प्यूपा होता है उसका, कीट का, रेशम कीट की जो लार्वा अवस्था होती है, प्यूपा जो होती है, वो लार्वा स्टेज क्या करती है? एक व्हाइट कलर का पदार्थ करती है, उसको प्रोटीन होता है, वो एक प्राकृतिक प्रोटीन है। यानी रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन वाला रेशा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जोर लगा रही हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। प्राकृतिक प्रोटीन वाला रेशा है कौन? रेशम। ठीक है, तो रेशम का आपको ध्यान रखना है। कॉफी की बात करें तो कॉफी एक पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ। और ये बीजों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पेड़ के भुने हुए बीजों से। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया गया है पेपर में। पेड़ के भुने हुए बीजों से, यानी कॉफी प्राप्त होती है बीजों से, भुने हुए बीजों से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉफी, ठीक है। और ये कौन सा पेड़ होता है? तो कहवा। कॉफी को भी कहवा बोलते हैं। तो कहवा के पेड़ से भुने हुए बीजों से ये प्राप्त होती है, यानी बीज से कॉफी प्राप्त होती है। कपास भी बता दिया मैंने आपको, पटसन, और साथ में रेशम भी आपको ध्यान रखना है। रेशम का धागा यानी रेशम रेशा कैसे। तो ये मैंने आपको समझाया बच्चों। अब मैं नेक्स्ट आपके 14 जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और आप इनको, जो मैंने 4 ऑप्शन भी ढंग से समझाए, आप इनको अच्छे से देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताया है, उससे जुड़िए। आपको विभिन्न तैयारी कराई जाती है विभिन्न कंपटीशन की। और ग्रुप के साथ क्या है
चैनल का भी लिंक है, आप वहां भी जुड़िए। और यहाँ एक और बात आपको मैं बता दूं कि ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहां पे भी आप टीचर्स से, वहां पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस आती हैं, चैनल पर भी वीडियोस डालते हैं हम टीचर्स की, अलग अलग टीचर्स की, तो आप उनसे जुड़िए। वहां पे क्लासेस एसएसटी की, मैथ की और रीजनिंग की, जीके की, सभी की क्लासेस, इंग्लिश की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की भी क्लासेस चल रही है, वहां पे लिंक आते रहते हैं और आपकी इन सभी की तैयारी हो जाती है। तो इसकी जो नेक्स्ट है वो मैं आपको अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 14 क्वेश्चन ये इतना आपको बताया। थैंक यू।